हेलो दोस्तों, बुक कनेक्ट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीक्रेट टू लीव लॉन्ग हैप्पी लाइफ किताब के बारे में, जो विपिन कुमार वर्मा ने लिखी है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ना बोलना ही भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा या हमें खुदगर्ज समझेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। किताब की शुरुआत इसी बात से होती है। सीमाएं बनाना यानी अपने लिए एक हेल्दी स्पेस तैयार करना। ये स्पेस आपको लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि खुद और दूसरों के बीच एक सम्मानजनक तालमेल बनाता है। सोचो जरा, अगर कोई दोस्त बार बार आपसे फेवर मांगता रहे, हर बार आपसे ही लिफ्ट चाहिए, आपकी ही मदद चाहिए, और आप हर बार हाँ बोल देते हो, भले ही आपके पास खुद का काम हो, तो कैसा लगता है? जलन होती है, थकान होती है, और अंदर से नाराज भी हो जाते हो। लेकिन फिर भी आपने उसे कभी मना नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अच्छा इंसान बनना चाहते थे। बस यही वो जगह है जहां बाउंड्रीज समझ में आती है। नहीं कहना कोई बुरा या रूड बिहेवियर नहीं है, ये तो खुद से प्यार करने का तरीका है। अगर आप अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशंस हर किसी में बंटा दोगे तो अपने लिए क्या बचेगा? बाउंड्री सेट करना यही है। नहीं, मतलब ये नहीं कि आप दिलदार या मदद से कतरा जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार बनो कि कब, कहां और किसकी मदद करनी है और कब अपने लिए टाइम लेना है। कभी कभी लोग भावनाओं का फायदा उठाते हैं, गिल्ट फील कराते हैं कि तुम तो हमेशा कहते थे। अब क्या बदल गया? उस टाइम आपको साफ गोई से समझना होता है और अपनी हदें तय करनी होती है। पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दूरगामी तौर पर यही आपकी शांति और खुद की इज्जत की कुंजी होती है। जब आप सीधे और साफ कहने लगो कि मुझे ये काम करके अच्छा नहीं लग रहा, या मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करेंगे, तो लोग भी आपकी लिमिट्स को सम्मान देने लगेंगे। समझना जरूरी है कि हर हाँ के पीछे एक ना छिपा होता है। जब आप किसी और को टाइम दे रहे होते हो, तो उस टाइम को आप खुद से ही चुरा रहे होते हो। ये बैलेंस बिगड़ता जाता है और धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ ले जाता है। इसलिए बाउंड्रीज लगाना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी है। और ये बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल स्पेस तक ही सीमित नहीं होती, इमोशनल बाउंड्रीज भी जितनी जरूरी होती है। जैसे कि किसी को ये कहना कि मैं अभी इस टॉपिक पर बात करने के मूड में नहीं हूं, या ये बात मुझे असहज कर रही है। बाउंड्रीज सेट करने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपको खुद से ये पूछना होगा कि आपकी लिमिट्स क्या है, आप किन हालात में थकावट महसूस करते हो, किस तरह की बातें या लोग आपको इमोशनली परेशान करते हैं। जब ये बातें आपको समझ आ जाती हैं, तो अपने लिए हदें तय करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर जरूरी होता है कि आप अपनी हदें साफ और आदर से बताएं। और हाँ, हर बार सब कुछ समझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस सीधी बात कह देना, जैसे नहीं, मैं नहीं कर सकता, तभी काफी होता है। शुरू शुरू में शायद लोग आपके बदले हुए व्यवहार को न समझें, लेकिन धीरे धीरे जो आपके सच्चे दोस्त या करीब के लोग होंगे, वो आपकी हदों की कद्र करेंगे। सीख जाओगे करना। जो नहीं करेंगे, वो शायद वैसे भी तुम्हारी एनर्जी और पॉजिटिविटी खींच ही रहे थे। अब थोड़ा सोचो, एक काल्पनिक सिचुएशन है। राहुल नाम का एक लड़का है जो अपने ऑफिस में सबकी मदद करता है। कोई भी बोले, भाई मेरी रिपोर्ट बना दे, या क्लाइंट कॉल मुझसे नहीं होगा, तू संभाल ले, या लंच के लिए कुछ ऑर्डर कर दे, राहुल कभी मना नहीं करता। सबको लगता है वो बहुत मददगार है, लेकिन धीरे धीरे राहुल थकने लगता है, उसका खुद का काम अधूरा रहता है, उसे प्रमोशन भी नहीं मिलता और वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर एक दिन वो ठान लेता है कि अब बाउंड्री सेट करनी है। वो अब पोलाइटली बोलता है, सॉरी यार, अभी मेरा अपना काम पेंडिंग है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। या कहता है, ये मेरा काम नहीं है। शुरू में लोग थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। राहुल खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और शांतिक महसूस करने लगता है। बाउंड्री सेट करना मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश हो गए, बल्कि ये है कि तुम इमोशनली परिपक्व हो गए हो।
अब तुम हर चीज को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये कि खुद की वैल्यू करने लगे हो। कभी कभी हम इस डर से जीते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज की, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो शायद वो आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए था। बाउंड्रीज की सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप दूसरों को ना कहना सीख जाते हो तो आप खुद को हाँ कहना शुरू कर देते हो। अब सोचो, आप एक गार्डनर हो। हर पौधे को पानी देना जरूरी है, लेकिन अगर हर बार सिर्फ एक ही पौधे को ज्यादा पानी दे दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। वैसे ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ा दूसरों के लिए, थोड़ा खुद के लिए। इस सफर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है गिल्ट को संभालना। कई बार ना कहने के बाद हम गिल्ट फील करते हैं, लेकिन ये गिल्ट सिर्फ अस्थाई होता है। टर्म पीस उससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। एक बार जब आप उस गिल्ट को सामना करके पार कर लेते हो तो एक नया भरोसा पैदा होता है। एक और गलतफहमी यह है कि बाउंड्री सेट करने का मतलब रिलेशनशिप खराब करना होता है, जबकि बाउंड्रीज अच्छे रिश्तों को और मजबूत बनाती है। जब लोग जानते हैं कि आप अपनी जरूरतों को लेकर खुलकर, ईमानदारी से और साफ तौर पर बात करते हो, तो वे आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी बाउंड्रीज की खुद ही इज्जत करनी होती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस आते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि वीकेंड में कोई काम नहीं करेंगे, फिर भी किसी की रिक्वेस्ट पे काम करने लग गए, तो आप अपनी ही सीमाएं तोड़ रहे हो। फिर लोग आपकी क्यों इज्जत करें? सीमाएं तभी असरदार होती है जब आप उन्हें लगातार बनाए रखें। कुल मिलाकर सीमाएं सेट करना एक खुद की देखभाल का तरीका है। यह आपको थकावट से बचाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, और सबसे जरूरी, आपको खुद से और करीब लाता है। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे बनता है, डेवलप तो होती है, मगर जब एक बार आप इसे सीख लेते हो तो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। ना कहना सीखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी भावनात्मक ताकत का सबूत होता है। जब आप अपनी हदें पहचान लेते हो और उन्हें बिना डर के साफ तरीके से बता देते हो, तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हो। और यही इस किताब का पहला और सबसे ताकतवर सबक है। अपनी हदें तय करना असली खुद की इज्जत और अंदर की सुकून की तरफ पहला कदम है। जिंदगी एक लंबा सफर है, और इस सफर में सबकी रफ्तार अलग होती है। कोई बहुत तेज दौड़ रहा होता है तो कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, अपनी रफ्तार को खुद समझना, ना जरूरत से ज्यादा तेज भागना और ना ही बेवजह रुक जाना। वर्मा इसे बहुत ही मजेदार और ऐसे तरीके से समझाते हैं कि हर कोई उससे जुड़ सके, एक स्पीडोमीटर की मिसाल देकर। जैसे हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है जो बताता है हम कितनी तेजी से जा रहे हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी का भी एक अनदेखा स्पीडोमीटर होता है। फर्क बस इतनी सी बात है कि उसे देखने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना पड़ता है। अब सोचो, अगर कोई बिना सोचे समझे फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हो तो नतीजा क्या होगा? कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। बिल्कुल जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हम इतनी जल्दी सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, जॉब, पैसे, शोहरत, सफलता, रिश्ता, कि अपनी सेहत, चैन और खुशी सब खो देते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी की रफ्तार पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम बहुत बिजी रहते हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, फिर लगे रहना काम में, डेडलाइन, मीटिंग, सोशल मीडिया, और फिर रात को पूरी तरह थक के ढेर हो जाना। हफ्तों सप्ताह यही सिलसिला चलता रहता है, और एक दिन उन्हें लगता है उनकी जिंदगी बस एक रैट रेस बन गई है। वर्मा यहाँ कहते हैं कि जरूरी है अपनी जिंदगी की स्पीडोमीटर पर नजर रखना। अगर हम खुद को ब्रेक नहीं देंगे
तो हमारा बॉडी और माइंड खुद ही इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और कई बार तो शारीरिक बीमारियों के जरिए। इसका ये मतलब नहीं कि धीरे चलो और कुछ मत करो। जिंदगी का मतलब आराम से रहना नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाकर चलना है। तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कब तेज जाना है और कब थोड़ा रुककर सांस लेना है। बाहर के हालात देख के हम कभी कभी अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को विदेशी ट्रिप पर जाते देखते हैं, किसी की शादी होती है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है और हम सोचते हैं यार मैं पीछे रह गया, और फिर खुद को टॉर्चर करने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं। लेकिन हर किसी का तरीका और टाइमिंग अलग होती है। जो किसी की स्पीड है वो जरूरी नहीं कि हमारी भी वही हो। एक उदाहरण लो, राहुल और प्रिया दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल हमेशा काम में ही डूबा रहता है, ओवरटाइम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता। प्रिया भी मेहनती है, लेकिन वो रोज खुद को चेक करती है। उसे पता होता है कि कब वो थक गई है, कब ब्रेक लेना है और कब काम में पूरा ध्यान देना है। 5 साल बाद राहुल बर्न आउट हो गया। उसे एंजाइटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। वही प्रिया अब भी टिकी हुई है, खुश है और प्रोफेशनली भी क्रेस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि प्रिया ने अपनी जिंदगी की स्पीडोमीटर को टाइम टू टाइम चेक किया और सेल्फ रेगुलेशन सीख ली। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपनी भावनाओं, एनर्जी और कामों को समझदारी से संभालना। कभी कभी हमें लगता है कि ज्यादा काम करने से हम ज्यादा सफल होंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा हासिल करना भी नुकसानदायक हो सकता है। हर इंजन को ठंडा होने का वक्त चाहिए होता है। वैसे ही हमें भी आराम, सोच विचार और फिर से ऊर्जा जमा करने की जरूरत होती है। जिंदगी के स्लो पल भी एंजॉय करना एक कला है। जैसे सुबह की चाय पीते हुए सूरज को देखना, बिना फोन के टहलने जाना, कोई अच्छी किताब पढ़ना या बस खुद के साथ कुछ वक्त बिताना। बातें करना आपको अंदर से संतुलन देता है, और जब आप अंदर से बैलेंस में होते हो तभी आप बाहर की दुनिया को सही तरीके से संभाल पाते हो। वर्मा की बातों में एक बहुत खूबसूरत समझ है कि जब आप अपनी अंदर की रफ्तार को समझ लेते हो तो दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो। फिर आपके फैसले क्लियर होते हैं और आप जान पाते हो कि कब हाँ बोलना है और कब ना। आप अपने पूरे दिन के काम ऐसे प्लान करते हो कि उसमें जलन भी हो और मेल मिलाप भी। एक प्रैक्टिकल तरीका जो वर्मा सुझाते हैं वो है पॉज टेक्निक। दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरी रफ्तार कैसी है? अगर लगता है कि बहुत तेजी से भाग रहा हूं और थकान हो रही है तो थोड़ा रुक जाओ। और अगर लग रहा है कि मैं धीमे चल रहा हूं लेकिन साफ साफ समझ पा रहा हूं तो पूरा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे ब्रेक्स तुम्हारी जिंदगी के बड़े प्लान को बेहतर बनाते हैं। वरना हमें अपनी एनर्जी को भी स्पीडोमीटर की तरह समझना चाहिए। हर किसी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी की सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह होती है तो किसी की रात में। कुछ लोग गहरी एकाग्रता में काम करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ मल्टीटास्किंग करना पसंद करते हैं। जब तुम अपनी एनर्जी के पैटर्न को समझ लोगे, जब तुम धीरे चलते हो तो ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हो, और ये समझदारी भी तुम्हारे स्पीडोमीटर का हिस्सा है। अक्सर लगता है कि अगर हम तेज नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन पीछे कौन रह गया और आगे कौन बढ़ा, ये रेस किसने बनाई? अगर तुम्हारी जिंदगी में चैन है, संतोष है और तुम्हें अपनी रफ्तार में खुशी मिलती है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। जिंदगी कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां असली बात यह है कि तुम लगातार बने रहो, होशियार रहो और अपनी यात्रा का मजा ले रहे हो या नहीं। और हां, एक और बढ़िया बात बताता हूं कि जिंदगी की रफ्तार बदलते रहना भी जरूरी होता है। कुछ खास मौकों पर तुम्हें जल्दी मूव करना पड़ेगा क्योंकि एक नई मौका आया है, डेडलाइन है, कुछ अर्जेंट सीखना है, तब जाकर तुम एक्सेलरेटर दबा सकते हो। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब धीमा होना ही सही होता है। अपने आप से जुड़ने के लिए
अपने एहसास समझने के लिए या बस थकान दूर करने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। अब सोचो कि तुम किसी हाईवे पर हो। अगर हमेशा 120 की स्पीड से भागते रहोगे तो रोड पर लगे हर साइन, हर नजारा, हर मोड़ को मिस कर दोगे। लेकिन अगर बीच बीच में स्पीड कम करते रहोगे तो ना सिर्फ सफर सेफ रहेगा, बल्कि तुम रास्ते का असली मजा भी ले पाओगे, ब्यूटी को भी महसूस कर पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी में होता है। अपनी रफ्तार पर चलना, अपने अंदर के स्पीडोमीटर को पढ़ना और जरूरत पड़ने पर धीमा या तेज करना, यही असली कला है संतुलित जिंदगी जीने की। कभी कभी लोग सोचते हैं जो आराम से चलते हैं वे आलसी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो धीमे चलते हैं वो पीछे हों। हो सकता है वो अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ रहे हों, और जो जल्दी में भाग रहे हैं वो बिना मंजिल के ही दौड़ रहे हों। इसलिए कभी भी किसी की रफ्तार देखकर अपनी रफ्तार पर सवाल मत उठाओ। इस पूरे विचार को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने इस पल के प्रति सचेत रहो। जो भी कर रहे हो उसे पूरी समझदारी और ध्यान से करो। न बहुत ज्यादा आगे फ्यूचरो सोचो, नहीं बीते हुए कल की बातें सोचकर फंसो। अपने अभी के पल को समझो और उसे महसूस करो। माइंडफुलनेस ही ये बताती है कि तुम्हारा दिल दिमाग क्या कर रहा है। ठीक वैसे जैसे स्पीडोमीटर से पता चलता है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है, तो आखिर में बस यही कहना है कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ही ये समझना होगा कि कब तेज चलना है, कब धीमा और कब ब्रेक लगाना है। कोई और तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी सही स्पीड क्या है। ये एहसास तुम्हारे अंदर से ही आएगा, और यही खुद को समझने और खुद को कंट्रोल करने का पहला कदम है। वर्मा का ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक समझदार ड्राइवर की तरह चलाएं तो ना सिर्फ हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे, बल्कि रास्ते में हर एक पल का मजा भी ले पाएंगे। और यही तो सही बैलेंस है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा, बस अपनी परफेक्ट रफ्तार में अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जिंदगी अपने आप में ही खूबसूरत होती है या लाइफ नेचुरली खूबसूरत होती है, लेकिन वर्मा इस बात को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी अपने आप खूबसूरत नहीं होती, उसे हमें अपने प्रयासों और इरादों से खूबसूरत बनाना पड़ता है। हम बस बैठे बैठे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन हर दिन खुशियों से भरा होगा, ये जरूरी नहीं होता। जिंदगी में सुंदरता लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। चीजें मतलबपूर्ण और पूरी तरह से खुश करने वाली बनानी पड़ती है। सोचो, अगर सामने एक खाली कैनवस रख दिया जाए, क्या वो अपने आप मास्टरपीस बन जाएगा? नहीं ना। जब तक कोई उस पर पेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक खाली कैनवस ही रहेगा। उसी तरह हमारी जिंदगी भी एक खाली कैनवास की तरह है, जिसे हमें अपने रंग, डिजाइन और मतलब से भरना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बढ़िया घर, कार, पैसा या कोई शानदार चीजें होंगी तो उनकी जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन वर्मा कहते हैं कि वो सब बस दिखावा है। असली खूबसूरती तो अंदर से आती है, आपके अनुभवों, आपकी बढ़ोतरी, आपके रिश्तों और आपकी अंदरूनी संतुष्टि से। वो कहते हैं कि जिंदगी को खूबसूरत बनाना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी को पूरा और मीनिंगफुल बनाने का काम कोई और नहीं करेगा। ना आपके माँ बाप, ना आपका साथी, और न ही कोई भगवान अचानक आकर सब कुछ सुंदर बना देगा। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। जब आप ये बात समझ जाते हो तो आप शिकार बनकर जीना छोड़ देते हो और अपने जीवन के निर्माता की तरह सोचना शुरू कर देते हो। वर्मा ने एक ताकतवर सोच शेयर की। करते हैं कि खूबसूरती सिर्फ देखने या महसूस करने की चीज नहीं है, ये तो एक क्रिएशन प्रोसेस है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट को क्रिएट करता है, वैसे ही हर इंसान को अपनी लाइफ को सजग होकर डिजाइन करना पड़ता है। हर दिन, हर चुनाव, हर आदत आपकी जिंदगी के डिजाइन को आकार देती है।
अगर आप हर दिन बिना सोचे समझे एक ही रूटीन में जी रहे हो, सोना, उठना, काम पर जाना, खाना और फिर सो जाना, तो आप बस जिए जा रहे हो, सच में नहीं। अब एक छोटा सा उदाहरण लो। दो लोग हैं जो एक ही नौकरी करते हैं, एक ही ऑफिस में, एक ही सैलरी, एक ही समय पर काम करते हैं, लेकिन एक इंसान हर दिन चाय पीते हुए पेड़ की छाव को देखता है, अपने कोवर्कर से दिल से जुड़ता है और अपने काम में मतलब ढूंढता है। वही दूसरा पूरा दिन शिकायत करता रहता है, हर काम में नकारात्मकता देखता है और बस छुट्टी का इंतजार करता है। दोनों की जिंदगी बाहर से एक जैसी लगती है, लेकिन एक की जिंदगी में खूबसूरती है और दूसरे की जिंदगी बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान सक्रिय रूप से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा है, सराहना, शुक्रगुजारी और खुद पर फोकस करके। वर्मा ये भी बताते हैं कि मतलब बनाने के लिए हमें अपनी मान्यताएं जानना बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सच में क्या अहम है, जैसे कि ईमानदारी, क्रिएटिविटी, सहानुभूति, आजादी, बस हम इन्हीं के हिसाब से फैसले लेते हैं और ये फैसले ही हमारी जिंदगी को गहराई और राह देते हैं। असली मीनिंगफुल लाइफ वो नहीं होती जहां सिर्फ आराम हो, बल्कि वो होती है जहां ग्रोथ हो और कोई मकसद भी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मीनिंग तो बड़े बड़े कामों से आती है, जैसे कोई एनजीओ शुरू करना, दुनिया घूमना या अरबपति बन जाना। लेकिन वर्मा कहते हैं कि मीनिंग छोटे छोटे कामों में भी हो सकती है, जैसे किसी दोस्त को दिल से सुनना, किसी पौधे की देखभाल करना, खुद को किसी किताब के जरिए बेहतर बनाना या चुपचाप किसी सनसेट का आनंद लेना। ये छोटे छोटे पल जब जिंदगी को हम कॉन्शियसली जीते हैं, जिससे वो खूबसूरती और मायने से भर जाती है। वर्मा ये भी बताते हैं कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। जब आप हर दिन को एक नए नजरिए से देखते हो, जब आप सच में जानने के लिए चाह रखते हो, चाहे वो अपने अंदर की बातें हो, दूसरों की कहानियां हो या फिर नेचर का जादू, तभी आप उबाऊपन से बाहर निकल पाते हो। क्यूरियस यानी जिज्ञासु लोग हर दिन को एक मौका समझते हैं, कुछ नया जानने या महसूस करने का अवसर, और यही तरीका आपकी आम जिंदगी को खास बना सकता है। वर्मा की एक और बात भी है जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, हर इंसान को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आर्ट जरूर लाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि सबको पेंटर या सिंगर बनना ही है। आर्ट का मतलब है ऐसा कुछ करना जिससे आपकी रूह जुड़ी हो, चाहे वो राइटिंग हो, गार्डनिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो या कोई भी ऐसा काम जो आपको अपने अंदर से जोड़े। ये छोटी छोटी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज आपकी जिंदगी में खुशी, खूबसूरती और खुद को व्यक्त करने का जरिया बनती है। अब बात आती है दर्द और संघर्ष की। बहुत लोग मानते हैं कि जब तक दर्द है जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती, लेकिन वर्मा इसका बिल्कुल उल्टा मानते हैं। उनका कहना है कि संघर्ष भी आपकी कहानी का हिस्सा होता है और अगर आप उन दर्द भरे लम्हों को भी समझकर उनसे कोई मतलब निकाल लेते हो, तो वही आपकी जिंदगी को सबसे खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे किसी गाने में सिर्फ खुशियों के सुर नहीं होते, वैसे ही जिंदगी की सिम्फनी में हर एहसास की अपनी जगह होती है। जब आप दुख को भी अपनाकर उससे कुछ सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तब आपकी कहानी प्रेरणादायक बनती है। वर्मा का एक बहुत प्यारा विचार है कि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ आपके लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब आप अपनी जिंदगी को पूरे ध्यान से जीते हो, जब आप अपनी खुशी और संतुष्टि के स्रोत बन जाते हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी जिज्ञासा दूसरों की जिंदगी को भी छूती है और ये साथ मिलकर खूबसूरती पैदा करती है। वर्मा साफ कहते हैं कि तुम्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लाइफ चाहिए जो सम्मिलित हो, जिसमें तुम हर दिन जागरूक रहो, हर पल को जानबूझकर जियो और अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए सच्चाई और महत्व रखती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ सही होने पर हम खुश होंगे, लेकिन वर्मा कहते हैं
कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, तुम्हें खुद ही उसे बनाना पड़ता है। जिंदगी में ब्यूटी फ्यूचर में नहीं, बल्कि इसी पलक झपकते मोमेंट में छुपी होती है। अगर तुम उसे देख पाओ और बनाने की कोशिश करो तो सच में तुम्हारी जिंदगी भी ब्यूटीफुल लगेगी। इसलिए खुद से कुछ सवाल पूछो, मैं किस तरह की जिंदगी बना रहा हूं? क्या मैं बस रोज रोज वही चीज दोहरा रहा हूं या सच में जी रहा हूं? क्या मुझे अपनी असली वैल्यूज पता है? क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई मतलब है? क्या मैं अपने आसपास की खूबसूरती देख पा रहा हूं या सब कुछ धुंधला सा लग रहा है? इस सफर में परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा खुद को समझो और थोड़ी कल्पना की मदद से हर दिन को खास बनाओ। खास बनाना है। वर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की क्षमता होती है। बस हमें ये याद रखना चाहिए कि खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इसलिए अब से जब भी आप कहें कि जिंदगी खूबसूरत है, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक वादा हो अपनी जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाने का। चाहे वो एक छोटी सी मदद हो, एक सोच समझ कर लिया गया फैसला हो, या बस ये एहसास कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे दिल को सच में अच्छा लगे। यही है वर्मा का असली संदेश। खूबसूरती कोई मौका नहीं, बल्कि हमारी अपनी चॉइस है और हर दिन इसे बनाने का मौका हमारे हाथ में है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं जो गलत है। कहीं किसी का शोषण हो रहा होता है, कहीं किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा होता है, कोई कमजोर इंसान चुपचाप अन्याय सह रहा होता है, या कोई औरत समाज की उम्मीदों में फंसकर अपनी पहचान खो देती है। और हम में से ज्यादातर लोग इन सारी चीजों को देखकर या तो अनदेखा कर देते हैं या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ेगा मेरी बात करने से? वर्मा इसी सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अगर हर कोई यूं ही चुप रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा? आवाज उठाना मतलब अपने दिल और दिमाग की बात समाज के सामने रखना, ये बस एक हक नहीं है, बल्कि ये तो एक जिम्मेदारी भी है। वर्मा बताते हैं कि एडवोकेसी मतलब समर्थन करना और वॉइस यानी अपनी बात खुलकर कहना, ये दोनों ही किसी भी समाज को बदलने की असली ताकत है। जब कोई एक इंसान किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होता है तो वो अकेला महसूस करता है, लेकिन उसकी आवाज दूसरों को हिम्मत देती है और धीरे धीरे वो आवाज एक बड़ा आंदोलन बन जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मैं एक सपना देखता हूं वाला भाषण। ये सब कुछ एक इंसान की आवाज से शुरू हुआ था। वर्मा कहते हैं कि हर इंसान के पास एक अलग अनुभव होता है, हर इंसान का एक अनोखा नजरिया होता है, और जब आप अपनी बात दुनिया के सामने रखते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी बोल रहे होते हो जो शायद डर या दबाव की वजह से कुछ कह नहीं पाते। आपकी आवाज उनके लिए भी रोशनी बन सकती है। जब आप गलत बातों पर चुप रहते हो तो आप अनजाने में उस गलत को स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जब आप साफ दिल से और ईमानदारी के साथ बोलते हो तो आप बदलाव ला सकते हो। वर्मा का मानना है कि आज के डिजिटल जमाने में हमारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। एक छोटा सा पोस्ट, एक वीडियो, एक खुला खत, ये सब लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, रिपल इफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बोलने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। आवाज उठाना सिर्फ गुस्से में चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी भरा कदम है। जब आप सही जानकारी के साथ, दयालुता और तर्क के साथ अपनी बात रखते हो, तब आपकी बात का असर होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्हें बोलने का हक नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पोजीशन में नहीं है, या उनकी भाषा ठीक नहीं है, या समाज उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन वर्मा इस गलतफहमी को छोड़ते हैं। कहते हैं कि पावर आपकी पदवी में नहीं, बल्कि आपकी असलियत में होती है। अगर आप सच में किसी मसले को समझते हो और उस पर डटे रहते हो, तो आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, घर संभालने वाली माँ हो, छोटा बिजनेस चलाने वाले हो, या कोई आर्टिस्ट, आपकी आवाज की अहमियत है।
वर्मा एक और बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि एडवोकेसी मतलब सिर्फ दूसरों की तरफ से बोलना नहीं होता, बल्कि अपने लिए भी खड़ा होना होता है। अक्सर हम अपनी हक, अपनी सीमाएं, अपने सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। लेकिन जब आप अपनी इज्जत के लिए बोलना सीख जाते हो तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हो कि वे भी ऐसा करें। अपने लिए खड़े होना एक तरह की रिएक्शन है, जहां एक सशक्त इंसान कई और लोगों को भी सशक्त बना सकता है। वर्मा की किताब में एक जबरदस्त मिसाल है, एक आम महिला की जो अपने मोहल्ले में बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ती है। वो खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि सरकारी स्कूल में बच्चों को सही पढ़ाई नहीं मिल रही, तो उसने आवाज उठाई। धीरे धीरे बाकी माओं ने भी उसका साथ दिया और मिलकर उन्होंने अधिकारियों को मजबूर किया कि स्कूल में अच्छे टीचर्स लाए जाएं। ये कहानी ये बताती है कि जब आप बोलते हो तो आप अकेले नहीं रहते, आपकी आवाज और लोगों तक भी पहुंचती है। हिम्मत मिलती है कि अब जरूरी नहीं हर बार बड़े आंदोलन में शामिल होना पड़े। कभी कभी छोटे छोटे काम भी एडवोकेसी का हिस्सा होते हैं। जैसे ऑफिस में अगर किसी महिला सहकर्मी के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो और आप उसका साथ देते हो, या कोई बच्चा बुलिंग झेल रहा हो और आप उसकी मदद करते हो, या कोई बुजुर्ग सार्वजनिक जगह पर परेशानी में हो और आप आगे आकर उसके लिए खड़े हो जाते हो। ये छोटे छोटे काम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। वर्मा कहते हैं कि बोलना तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब चुप रहना सबसे आसान लगता है, जब सब लोग डर के मारे चुप्पी साधे हों, जब आसपास के ज्यादातर लोग किसी गलती को सही मान रहे हों और तुम उसकी सच्चाई के साथ खड़े हो पाओ, तभी असली ताकत दिखती है। ऐसे वक्तों में ही इतिहास बनता है। लेकिन वर्मा एक अच्छा सलाह भी देते हैं कि बोलने से पहले सुनना जरूरी है। एडवोकेसी सिर्फ अपनी बात रखने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की बात समझने का भी नाम है। जब आप सच में दूसरों के दर्द और उनकी मुश्किलों को समझते हो, तभी आपकी आवाज ज्यादा सच्ची और असरदार बनती है। बिना सहानुभूति के एडवोकेसी खाली हो जाती है। वर्मा अपने पाठकों से ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज छोटी है, तो याद रखना, ध्यान रखें कि एक छोटी सी सिटी भी पूरी भीड़ का ध्यान खींच सकती है। आपकी आवाज भले ही छोटी हो, लेकिन अगर वो सच्ची है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से क्या जरूरत है, पर वर्मा कहते हैं कि सोशल मीडिया एक टूल है और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी मुद्दे पर जागरूकता फैला सकते हैं, फैक्ट्स शेयर कर सकते हैं, बातचीत शुरू कर सकते हैं, तो ये भी एक ताकतवर काम है। लेकिन साथ ही आपको जिम्मेदार भी रहना होगा। बिना जांच पड़ताल के कुछ भी शेयर मत करें और ट्रोलिंग या नफरत फैलाने वाली बातों से दूर रहें। वर्मा अपनी बात ऐसे खत्म करते हैं। वो बहुत बढ़िया पॉइंट बताते हैं कि आवाज देना एक कला है और हर कोई इसे सीख सकता है। शुरू में डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी आवाज मजबूत होती जाती है और एक दिन तुम खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखते हो, जो अपने बोल से दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर अब तक तुम चुप रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब तुम्हें लगता है कि कुछ कहना जरूरी है, कुछ गलत सुधारना है या किसी के लिए खड़ा होना है, तो बस आगे बढ़ो। बड़े मंच की जरूरत नहीं, बस एक ईमानदार दिल और साफ दिमाग चाहिए। वर्मा का मैसेज साफ है, आपकी आवाज की अहमियत है और यही सोच किसी सोसाइटी को उदासीन से जागरूक बनाती है, डरपोक से दिलेर बनती है और बेबस से ताकतवर। जब कोई इंसान सच के साथ खड़ा होता है, तब समाज का सचेतन जागता है और जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी आवाज मिलाते हैं, तभी असली बदलाव आता है। इसलिए अपनी आवाज मत दबाओ, उसे सुनो, उसे समझो और फिर उसका इस्तेमाल करो। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो अभी बोल नहीं सकते। यही है सच्ची वकालत और यही है एक बेहतर समाज की शुरुआत। हम सब यही चाहते हैं कि लोग हमें कॉन्फिडेंट समझे, हमें सीरियसली ले और जब हम कुछ बोले या करें तो उसका असर दिखे।
लेकिन बहुत बार इस कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच की पतली लाइन हमें समझ नहीं आती। वर्मा इस फर्क को बहुत ही दिलचस्प और जुड़ने वाले तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ताकत है, लेकिन अगर ये लिमिट से बाहर निकल जाए तो वही ताकत गलत व्यवहार बन जाती है, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस बैलेंस को पार कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप पर भरोसा कि हम जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो सही है। यही भरोसा हमें हिम्मत देता है। हमें चाहिए कि चैलेंजेस का सामना करें, अपने गोल्स की तरफ बढ़े और जिंदगी में कुछ मायने रखें। लेकिन जब यह भरोसा इस हद तक पहुंच जाए कि हम दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने लगे, जब हमें लगे कि हमें सब कुछ पता है और बाकी सब अनजान है, जब हम दूसरों की इज्जत करना छोड़ दें, तो समझ लेना कि ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि अहंकार बन चुका है। वर्मा बताते हैं कि अहंकार और बुरा व्यवहार अक्सर छुपे होते हैं। कोई अपनी आवाज थोड़ी कठोर कर देता है, कोई अपनी बात दूसरों पर जोर जबरदस्ती से थोपता है, कोई किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता। ये सभी संकेत होते हैं कि हम उस संतुलन को खो रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ईगो सेंटिमेंट इंसान को लगता है कि वो बस कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे मुश्किल, असम्मानजनक और मिलनसार ना समझने जैसे मानने लगते हैं। अब सोचो, एक ऐसा दोस्त जो अपनी बात मजबूती से रखता है, लॉजिकल तरीके से बात करता है और दूसरों की भी सुनता है, उसके साथ बात करने में मजा आता है। वही एक ऐसा इंसान जो हर बात में खुद को सही समझता है, दूसरों की बात बीच में काटता है, और अगर कोई डिसएग्री करे तो नाराज हो जाता है, हम अपने आप दूर हो जाते हैं। वर्मा इसी फर्क की बात करता है। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की असल पहचान ये है कि आप अपनी बात मजबूती के साथ रखें, लेकिन गरिमा के साथ। एगोइंस यानी जब कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बहुत बार लोग सोचते हैं जोर से बोलना या सब पर हावी दिखना ही कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वर्मा इसे गलत बताते हैं। उनका कहना है कि असली कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है ठहराव और साफ गोई। असली आत्मविश्वासी इंसान जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो भी कहता है उसका असर होता है। वो सुनता है, ध्यान देता है और तभी बोलता है। जबकि एगोइंस वाला बस इसलिए बोलता है कि खुद की सुनवाई करवा सके। वर्मा बताते हैं कि एगोइंस का एक और रूप भी होता है, पैसिव मिसबिहेवियर, जैसे किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, किसी की बारी को नजरअंदाज कर देना या स्फूर्तिपूर्ण कमेंट्स मारना। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये दिखाती है कि कहीं न कहीं इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझ रहा है, और यही सोच धीरे धीरे रिश्तों को खराब कर देती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ सबसे बड़ा टूल है। वर्मा सुझाव देते हैं कि हमें समय समय पर खुद से एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में कॉन्फिडेंट हूं या मेरी बातें दूसरों को असहज बना रही हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपसे खुलकर बात करते हैं, अगर आप बात नहीं कर पाते या आपसे डिसएग्री करने में डरते हो, तो शायद आपको खुद में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। एकदम सिंपल उदाहरण लेते हुए वर्मा कहते हैं कि स्कूल या ऑफिस में वो बंदा जो हमेशा दूसरों को टोकता रहता है, अपनी सफलताएं बार बार बताता है और अपनी गलती कभी नहीं मानता, वो खुद को कॉन्फिडेंट समझता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, उसे टालने लगते हैं, क्योंकि उसमें सहानुभूति और विनम्रता की कमी होती है। वर्मा का मानना है कि असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलते हैं, दूसरों की इज्जत करना कभी नहीं भूलते। वर्मा वो कहते हैं कि ज्यादा अहंकार लंबे वक्त तक लोगों की तारीफ नहीं जीत सकता। आप किसी को डर सकते हो या अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बिहेवियर में अहंकार या श्रेष्ठता का भाव है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं, चाहे कितने भी सफल क्यों न हो, वो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। वो दूसरों की तारीफ करने में झिझकते नहीं और अपनी गलतियां खुलकर स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद समरी आखिर तक सुनने के लिए।